प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन से इतर दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दिल्ली में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिन के दौरे पर पहुंचे प्रयागराज। सीएम योगी 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री कई अन्य कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। और बेहतर वेतन और जन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के साथ देश में नई श्रम संहिताएं लागू। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमेव जयते। ILO महानिदेशक ने किया स्वागत। वाराणसी में जहरीली कोंडे ने युक्त कफ सिरप के एक बहुत बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। इसमें करीब जांच के बाद 26 व्यापारियों के खिलाफ वाराणसी के कोतवाली थाने में एक मुकदमा दर्ज। पुलिस अपराधियों की कर रही तलाश। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ के CMS कानपुर रोड ब्रांच में आयोजित 26वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने CMS के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की और उनके निधन पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया वह शिक्षा में एक बड़े खालीपन को भरने जैसा था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर के शीर्ष न्यायाधीशों ने वैश्विक न्याय, शांति और शिक्षा सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। लखनऊ में आयोजित ये भव्य आयोजन एक बार फिर CMS की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और शांति शिक्षा के प्रति उसकी मजबूत प्रतिबद्धता को उजागर करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, असमानता बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन जैसी चीजें भी मुश्किलें हम सबके सामने खड़ी कर रही है। इन चुनौतियों के अलावा कई राष्ट्र खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद कई राष्ट्र खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वहीं कई देश खुद के ही कानून बनाकर दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ऐसे समय में जस्टिस और पीस केवल आदर्श नहीं रह गए, बल्कि ग्लोबल सर्वाइवल के यह आधार बन गए। इसलिए यह समय संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करने का नहीं है, बल्कि उसे स्ट्रेंथन करने का। हम मानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को सुधारने से दुनिया बेहतर बन सकती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन बैलेंस्ड हो, संतुलित हो, निर्णय निष्पक्ष हो और पावर शेयरिंग वास्तविक हो, तभी यह संस्था अपने मूल उद्देश्य को फिर से पूरा कर पाएगी। और इस यात्रा में आप सभी जजेस, हेड्स ऑफ कोर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स और न्याय व्यवस्था के संरक्षक ही सबसे महत्वपूर्ण। अब बेहद जरूरी खबर आई है फतेहपुर से। वैसे ये खबर यूपी के सभी किसानों के लिए है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त इसी महीने जारी की है। अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। फतेहपुर में अभी तक 3,72,000 किसान पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन 22वीं किस्त के लिए फतेहपुर के हजारों किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। ऐसे में किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त बिना फार्मर रजिस्ट्री वाले किसानों को नहीं मिलेगी, लेकिन परेशान होने की जरूरत
नहीं है। फतेहपुर में अभी तक 1,30,000 के करीब किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है। इसके लिए कर्मचारी घर पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं। तो जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो समय रहते करवा सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री के लिए पहले कैंप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक लगाया गया था, अब उसे 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फार्मर रजिस्ट्री अभी तक जनपद में जो 3,72,000 किसान हैं उसमें 2,41,000 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। 1,30,000 ऐसे किसान हैं जिनकी फार्मर रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है आज की तिथि में, और इसके लिए 15 अक्टूबर से कैंप लगाया गया था जो 15 नवंबर तक चला। इस कैंप को फिर हम लोगों ने 24 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इसमें अभी हम लोगों ने फ़िल्टर आउट सूची दी है जिन किसानों के बाकी हैं कर्मचारियों को उनके KYC मोबाइल नंबर के साथ में, ताकि उनसे संपर्क करके उनकी फार्मर रजिस्ट्री करवाई जा सके। जनपद स्तर पे एक हेल्प डेस्क बनाया गया है कि अगर किसी किसान को फार्मर रजिस्ट्री कराने में कोई समस्या आती है तो कृषि भवन में आके भी अपनी फार्मर रजिस्ट्री वो करवा सकते हैं। लेकिन जो 22वीं किस्त है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि अगर कृषक द्वारा फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाया जाता है तो उसकी 22वीं किस्त रोक दी जाएगी। इसके लिए सभी किसानों से इंडिविजुअली संपर्क किया जा रहा है, जिसमें पंचायत सहायक भी लगे हुए हैं और हमारे विभाग के जितने कर्मचारी हैं सभी लगे हुए हैं, और घर घर अब डोर टू डोर जाके सभी किसानों का संपर्क करके उनकी फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है। तो देखिए, ये खबर उन तमाम किसानों के लिए है अगर उन्हें किसान सम्मान निधि चाहिए तो ये 3 जरूरी काम उन्हें करने हो गए। कौन कौन से काम है वो आपको बता दें कि पहला काम KYC है। नजदीकी CSC सेंटर से या फिर योजना के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in से आप KYC करवा सकते हैं। दूसरा काम भू सत्यापन है। उन किसानों की खेती योग्य जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है जो इस PM किसान योजना से जुड़े हुए हैं। तीसरा काम है आधार लिंकिंग। इसमें आपके आधार कार्ड को आपके बैंक खाते से लिंक करवाना जो होता है उसको लेकर जो प्रक्रिया है वो की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। इसकी कुछ खास तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमने आपको सुबह ही बताया था कि CM योगी माघ मेले की तैयारियों का जायजा भी लिया है और प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में गंगा पूजन किया और माघ मेले की सफलता के लिए प्रार्थना भी की। अगली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लेटे हनुमान मंदिर की है जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। तीसरी तस्वीर माघ मेले की तैयारियों की है जहां पर तैयारियां आखिरी दौर में है। चौथी तस्वीर रामबाग की है जहां हनुमान मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल रहे। तो ये 4 तस्वीरें अपने आप में काफी लगभग 9 महीने के बाद यह अवसर फिर से मुझे प्राप्त हुआ कि मां गंगा का पूजन करके माघ मेले की इस बैठक को हम आगे बढ़ा सकें। हमारी सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया था और इसके अध्यक्ष के रूप में मंडलायुक्त प्रयागराज को इसके लिए नामित किया था और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नेतृत्व में महाकुंभ के साथ साथ अन्य सभी आयोजन यहाँ पे संपन्न होते हैं। माघ मेला 2026 की तैयारी यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और चूंकि यहाँ की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे इन प्रमुख तिथियों पर
बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे, जिसमें कल्पवासी भी हैं जो हर दिन अगर मिलाकर के 20 से 25 लाख हर दिन देखेंगे तो एक बड़ी संख्या वो स्वयं भी हो जाएगी। बाकी अन्य श्रद्धालु आते हैं जो प्रदेश से, देश से, अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे और महाकुंभ के कारण काफी प्रचार प्रसार होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। जनपद हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर बताया कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष व पारदर्शी है, जिसमें प्रत्येक योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना सुनिश्चित किया जा रहा है और अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद की तीनों विधानसभाओं जैसे कि हापुड़, धौलाना, गढ़मुक्तेश्वर में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। बीएलओ कर्मी डोर टू डोर जाकर एसआईआर प्रपत्र वितरित कर और उनका संकलन कर रहे हैं। हर योग्य व्यक्ति के नाम को जोड़ने और अपात्र या डुप्लीकेट नाम हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रेस के माध्यम से और राजनीतिक दलों की बैठक के माध्यम से हम ये बात बता चुके हैं। उसी बात को हम दोबारा दोहरा रहे हैं आज फिर से कि चुनाव आयोग द्वारा ये जो प्रक्रिया एसआईआर की जा रही है, इसके बहुत स्पष्ट लक्ष्य हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होने का अधिकारी है, उसका नाम मतदाता सूची में हर हाल में हो और जिस भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं हो। तो जो भी हमारे हापुड़ के, धौलाना के, गढ़मुक्तेश्वर के वो नागरिक हैं जो कि कानूनन मतदाता बनने के अधिकारी हैं, उनको किसी भी बात का भय, संशय अपने दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं निष्पक्ष है और इस प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य मतदाता सूची की शुचिता को स्थापित करना है, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो। गणना प्रपत्र यदि कोई एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। वाराणसी में बुधवार को पुलिस ने प्रतिबंधित कोडेन कफ सिरप के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था। अब उस खबर में एक बड़ा अपडेट आया है। पुलिस ने जहरीली कोडेन कफ सिरप के रैकेट के भंडाफोड़ मामले में 26 फर्म के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि सरकार ने कोडेन कफ सिरप को बैन किया हुआ है क्योंकि इससे देश में कई बच्चों की जानें चली गई हैं, लेकिन बैन के बावजूद कई व्यापारी इसे अभी भी बेच रहे थे। अब इस पर वाराणसी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सरवनन, डीसीपी क्राइम वाराणसी। आपके क्षेत्र में कोतवाली थाने में 2 एफआईआर दर्ज हुई है, एक जहरीली सिरप के संबंध में। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई किया? ये विगत कुछ दिन पहले ये ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा थाना कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें ये 26 फर्मों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत हुई, जिसमें ये कोडेन युक्त कफ सिरप का जो अवैध भंडारण के संबंध में इन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया गया। और इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एक एसआईटी गठित हुई, जिसमें एक पहला मीटिंग ड्रग इंस्पेक्टर, विवेचक और स्थानीय पुलिस के साथ एक पहला मीटिंग हुई। इसमें ये पूरा 26 कंपनियों का जो पूरा सप्लाई चेन है, पिछले 3 साल का क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई, इसका पूरा दाखिल करने के लिए नोटिस दिया गया। और साथ ही साथ थाना रोहनिया में भी एक गोडाउन में एएनटीएफ, स्थानीय पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा एक संयुक्त रूप से एक कार्रवाई की, जिसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास कोडेन युक्त कफ सिरप मिले हैं। उसमें भी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये दोनों केसेस के बीच में क्या रिलेशन है, कोई कॉमन लिंक आने के लिए, उसमें भी एसआईटी जांच करेगी। अब खबर किसानों के हित में।
केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार का पूरा फोकस किसानों को मजबूत और समृद्ध बनाने में रहता है। अगली खबर कन्नौज से है और वहां के किसानों के लिए बड़ी खबर है। यूपी में योगी सरकार लगातार किसानों को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध भी करा रही है और उसकी जानकारी भी दे रही है। कन्नौज में जिला कलेक्ट्रेट में कृषि विभाग ने किसानों को मिलने वाले कृषि उपकरणों पर अनुदान के लिए ई लॉटरी प्रक्रिया का आयोजन किया था। इसमें लॉटरी के जरिए किसानों का चयन किया गया और उन्हें अत्याधुनिक उपकरणों की जानकारी भी दी गई। ये कृषि विभाग की तरफ से सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की योजना चलती है, जिसमें किसानों को 40% से लेकर 80% की सब्सिडी पर यंत्र दिए जाते हैं, जिसमें कंबाइन हार्वेस्टर, कस्टम हायरिंग सेंटर में ट्रैक्टर और उसके साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर और आपका किसान ड्रोन, ये सब यंत्रों का आज लॉटरी की गई। इसमें सभी विकासखंड से किसान साथी आए थे, उनके सामने ई लॉटरी डीएम साहब की अध्यक्षता में की गई और कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा और जिन किसानों का लॉटरी में चयन हुआ उनको ओटीपी प्राप्त हुई। यहाँ पर हमारे उपस्थित करीब 5-6 किसान ऐसे थे जिनको यहाँ पर, बाकी जी किसान नहीं आए थे उनको लॉटरी ये काफ़ी मतलब यंत्रों पर बने प्रदेश हमारा समझ लीजिए कि पूरे देश में शायद यूपी है जो इतना यंत्रों पर सब्सिडी देता है, 40% लेकर 80%। अगर 10-20 लाख की कंबाइन हार्वेस्टर है तो 10 लाख रुपए सब्सिडी सीधे खाते में, 10 लाख के कस्टम हायरिंग सेंटर है तो 40% सब्सिडी जाती है, रोटावेटर पर 40 से 50 हज़ार रुपये तक की सब्सिडी पहुँचती है। इसी प्रकार से आपका हैरो है, डिस्क हैरो है, पोटैटो डिगर है, आलू का बेल्ट है, यहाँ पे इन सभी यंत्रों पर तेल निकालने की मशीन है, मिनी राइस मिल है, सब पर 50%। चलिए हम वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ की महिला इकाई के अंतर्राज्यीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। 3 दिवसीय इस आयोजन में देश भर के 21 महिला चैप्टरों की 500 से अधिक महिला उद्यमियों हिस्सा ले रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश महिला उद्यमिता को नई ऊंचाई देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ से अधिक निवेश के प्रस्ताव आए, जिनमें से 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर उतारे जा चुके हैं। जल्द ही 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और धरातल पर होंगे। निर्भर तभी होता है जब समाज और इस प्रकार के संगठन लीड करते हैं और सरकार पीछे से उन्हें सपोर्ट करते हुए रहती है, तब प्रगति होती है, विकास तभी होता है। और इस सोच के लिए और इस कार्य योजना को यहां पे रखने के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। 20 चैप्टर में 16,000 से अधिक आप लोगों के प्रोफेशनल्स आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 140 करोड़ की आबादी के भारत में ये संख्या आपकी कम है। आपने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। अलग अलग क्षेत्र में देश ने प्रगति की है और भारत की ये अभूतपूर्व प्रगति आज दुनिया को आकर्षित करती है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी के साथ आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज का हमारा नया भारत है।
अमेठी कोतवाली क्षेत्र के थौरा गांव के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक सवार की बाइक सड़क किनारे खड़ी डीसीएम ट्रक से टकरा गई, जिसमें सेना के जवान सहित 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि बाइक के परकच्चे उड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान जल्द ही होने की संभावना है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल वाहन को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं सीओ सर्किल मनोज मिश्रा ने बताया कि सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल दिनांक 21/11 को रात करीब 11:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि धम्मौर रोड पर एक्सीडेंट हो गया। इस पर तत्काल थाना कोतवाली पुलिस पहुंची तो ज्ञात हुआ कि मोटरसाइकिल सवार और डीसीएम में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। एक को अस्पताल ले जाने के बाद उपरांत मृत्यु हुई है। यह दुखद घटना हुई है। इसमें सबको पोस्टमार्टम के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सच्चा ने शुक्रवार को लखनऊ में 10 दिवसीय खादी महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 160 से अधिक उद्यमियों एवं इकाइयों द्वारा स्थापित स्टॉल में खादी एवं ग्रामोद्योग से निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों का प्रदर्शन किया है। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं चयनित लाभार्थियों को विभिन्न टूल किट वितरित कर सम्मानित किया गया। बात हुई है, ये महोत्सव लगातार 10 दिन चलेगा, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे खादी बोर्ड, ग्रामोद्योग बोर्ड से जुड़े जितनी भी इकाइयां हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद को प्रदर्शित किया गया है। 160 से अधिक उत्पाद यहां पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जो लगातार 10 दिन इस महोत्सव का आयोजन होगा। प्रतिवर्ष महोत्सव होता है और प्रतिवर्ष इस तरह के आयोजन होते हैं, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के सभी उद्यमियों को एक अवसर मिलता है। करोड़ों रुपए की बिक्री भी होती है। पूर्व में भी जो भी हमारे आयोजन हुए हैं, हर मंडल स्तर पर हम प्रदर्शनी करते हैं। ये प्रदेश स्तर की एक प्रदर्शनी हमारे यहाँ लखनऊ में है। मैं आपके माध्यम से अपने लखनऊ वासियों से अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि खादी के पूरे प्रदेश के जितने भी उत्पाद हैं, 160 इकाइयों से अधिक के स्टॉल यहाँ लगे हैं। आप जब इस महोत्सव में आएंगे, देखेंगे तो जो हमारे खादी से जुड़े लोग हैं उनके द्वारा उत्पाद प्रदर्शित हैं। आइए इस महोत्सव में घूमिए और यहाँ जो हमारे उत्पादक हैं उनके उत्पाद को खरीदें, जिससे हमारे प्रदेश के ग्राम उद्योग लोगों को रोजगार मिले। अगली खबर आपको सेल्फी के क्रेज से सावधान करने वाली है। अक्सर देखा गया है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स बढ़ाने के लिए लोग उलूल जुलूल हरकतें करते हैं। खबर गोंडा से है और जहां सेल्फी का क्रेज कुछ युवकों के सिर इस कदर चढ़कर बोला कि सेल्फी के लिए ये युवक कई फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए। मामला गोंडा के नवाबगंज इलाके का है। जब वीडियो वायरल हुआ और युवकों की ये खतरनाक हरकत सामने आई तो अब नवाबगंज पुलिस इस वीडियो की जांच में जुटी है और इसमें शामिल युवकों की तलाश की जा रही है। मोदी सरकार ने श्रम सुधारों पर अब तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। श्रम से जुड़े 29 कानूनों को खत्म कर दिया है। उसके बदले 21 नवंबर से देश में 4 नए श्रम कानून लागू हो गए हैं। सरकार का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। दरअसल ये बदलाव देश की रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था को नई परिभाषा देने वाला साबित हो सकता है। इससे 40 करोड़ कामगारों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा। देश की आधी से ज्यादा वर्कफोर्स को पहली बार सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। आइए जानते हैं देश में लागू 4 नए लेबर कोड के बारे में क्या कुछ बदलने वाला है। देखिए, बड़ा सवाल है कि नए लेबर लॉ में क्या क्या बदलाव किया गया जाएगा। क्या आपको पता है कि नए लेबर लॉ से 40 करोड़ कामगारों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगी। देश की आधी से ज्यादा वर्कफोर्स को पहली बार सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। आइए जानते हैं देश में लागू 4 नए लेबर कोड के बारे में क्या कुछ बदलने वाला है। देखिए,
पुराने 29 जो श्रम कानून हैं वो खत्म है। फिलहाल देश में जो श्रम कानून लागू हैं वो बहुत पुराने यानी कि करीब 1930 से 50 के बीच का है। पुराने श्रम कानून इकोनॉमी फ्रेंडली नहीं थे, जहां गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्क, प्रवासी श्रमिक जैसे टर्म शामिल नहीं थे। लेकिन अब नए कानून में इन कामगारों के हितों का ध्यान रखा गया है। दूसरा है समय पर सैलरी और नियुक्ति पत्र जरूरी है, यानी कि नए लेबर कोड के अंतर्गत नियुक्ति पत्र अनिवार्य होंगे, यानी हर कामगार को नियुक्ति पत्र देना होगा। न्यूनतम वेतन का दायरा सभी श्रमिकों तक बढ़ेगा। समय पर वेतन देना कानूनन होगा। अब तीसरा देखिए, कर्मचारियों की सेहत की भी जांच होगी। 40 वर्ष से ऊपर वाले श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाएगा। जहां जोखिम भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी भी मिलेगी। खासकर खनन, केमिकल, कंस्ट्रक्शन जैसे हाई रिस्क जॉब वालों को पूर्ण सुरक्षा भी मिलेगी। चौथा है, महज 1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी भी मिलेगी। अभी तक देश में 5 साल तक नौकरी के बाद ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन अब नए कानून में केवल 1 साल की पक्की नौकरी के बाद कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी। तो ये जो बदलाव है किए गए हैं कामकाजी महिलाओं के लिए खास नियम है। नए कानून के तहत अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम की अनुमति होगी। हालांकि इसमें महिला की सहमति और वर्किंग प्लेस में सुरक्षा का उपाय होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी से इस कानून में है, जहां ट्रांसजेंडर को भी काम में बराबरी का हक मिलेगा। अब आगे बढ़ते, छठा है ओवर टाइम पर दुगने वेतन की गारंटी। नए लेबर कोड में ओवर टाइम कराने पर दुगने वेतन की जो गारंटी है वो भी दी गई है। आपको ये भी बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी खुशखबरी है। अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी स्थायी कर्मचारियों जैसी सुरक्षा पाएंगे। पहली नौकरी यानी युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। कानूनी अनुपालन अब और भी आसान हो जाएंगे। अब कई रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग की जगह सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न मॉडल होगा, जिससे कंपनियों का कंप्लायंस भी बोझ घटेगा। इसका लक्ष्य उद्योगों को लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाना है। कंपनी और कर्मचारी के बीच विवाद पर नया नियम भी बना है। नई व्यवस्था में जहां इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होंगे जो ज्यादातर गाइडेंस देंगे, ना कि दंडात्मक कार्रवाई होगी। साथ ही उद्योग विवादों के लिए 2 सदस्यीय ट्राइब्यूनल भी होंगे, जहां कर्मचारी सीधे वहां पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने 21 नवंबर को एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने 4 नए श्रम कानूनों को लागू कर दिया है। इससे अलीगढ़ के लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस फैसले से वर्षों पुराने कानून जो कि काफी जटिल और बिखरे हुए थे वो खत्म हो जाएंगे। अब इस नए कानून के तहत सभी श्रमिकों को नौकरी शुरू करने के समय नियुक्ति पत्र देना भी अनिवार्य होगा, जिससे रोजगार और शर्तों की पारदर्शिता बढ़ेगी। देश भर में न्यूनतम वेतन लागू होगा ताकि कोई भी सैलरी इतनी कम ना हो कि जीवन यापन मुश्किल हो जाए। अब श्रमिक भी अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकेंगे। वहीं बरेली में भी केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव का बरेली के लोगों ने स्वागत किया है। इस खास बुलेटिन में मिसा फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहुंचने वाले, जहां पर G20 की बड़ी बैठक होने जा रही है। दुनिया के बड़े अर्थव्यवस्था वाले 21 देश, G20 में 21 बड़े देश, यानी कि जो कहा जा सकता है कि